और जो कोई अड्डे में दाखिल होने की कोशिश करे उसे गोली से उड़ा दिया जाए और खूबसूरत लड़कियों पर खास तौर पर निगाह रखी जाए। अगर कोई लड़की किसी भी बहाने अड्डे में दाखिल होने की कोशिश करे तो उसे पकड़ दिया जाए और हाजी को इतला कर दी जाए। हाजी ये सब कुछ सोच रहा था कि शफकत चाय लेकर आ गया। उसने एक कप हाजी को दे दिया और दूसरा खुद लेकर उसके सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। वो दोनों चाय पीते हुए अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि शारिक और समीना कहाँ छुपे होंगे और उनको इतलात फराम करने वाला कौन है। अपने गिरोह पर कोई आदमी नहीं हो सकता हाजी जी, शफकत ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। हमारा कोई भी आदमी गद्दारी का नहीं सोच सकता, ये यकीनन कोई बाहर का आदमी है। बाहर का आदमी कौन हो सकता है जिसे हमारे अड्डों के बारे में इतनी मालूमात हासिल हो? 2-3 आदमी ऐसे हैं हाजी जी जो आपके करीब रहने की कोशिश करते हैं, उन्हीं में से कोई हो सकता है, शफकत ने जवाब दिया। मसलन कौन? हाजी ने सवारिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। एक तो ज़ुबैर है जी, शफकत ने जवाब दिया। ये इंग्लैंड वाले गैंग का नुमाइंदा है, वो हर वक्त आपके करीब रहता है। एक सौदे में आपने उसे कमीशन कम दिया था जिस पर वो नाराज भी हो गया था। हो सकता है उसे उन अड्डों के बारे में आपकी बातों से मालूमात हासिल हो रही हूँ और उसने इंतकामी कार्रवाई के तौर पर शारिक को उनके बारे में इतना दे दी हो। अफगानिस्तान जाने से पहले शारिक से भी तो उसके ताल्लुकात रहे हैं। और उसके अलावा फाजी ने सवारिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। पुलिस इंस्पेक्टर उस्मान जिसे आपने मुअत्तल करवाया था, शफकत बोला। नहीं यार, हाजी ने कहा, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो तो कुत्ते की तरह मेरे पीछे दुम मिलाता फिरता है कि मैं सिफारिश करके उसे मुलाजमत पर बहाल कर दूं। उसमें इतनी जुर्रत नहीं है कि मेरे खिलाफ कोई कदम उठा सके। और बड़ी शारिक से उसका क्या ताल्लुक हो सकता है? वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा। तुम शायद ये बोल रहे हो कि इंस्पेक्टर उस्मान पूरी सर्विस से मुअत्तल हो चुका है और वो इस कोशिश में है कि उसकी सर्विस बहाल हो सके। अगर उसे शारिक और समीना के बारे में कुछ मालूम होता तो वह पहली फुर्सत में उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता, जिससे न सिर्फ फौरी तौर पर उसकी सर्विस बहाल हो जाती बल्कि उसे तरक्की भी मिलती और इनाम अलग। वो मेरे खिलाफ शारिक से मुखबिरी क्यों करता? इस तरह उसे क्या फायदा होता? हाँ, आप कहते तो ठीक ही हैं जी, शफकत ने कहा। वैसे मजीदे का भी आजकल आपके यहाँ आना जाना है, हो सकता है उसे आपसे कुछ बातें मालूम हो गई हों जिन्हें वो शारिक तक पहुंचा रहा हो। नहीं शफकत, हाजी ने मजीदे वाले इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया। ना सिर्फ मजीदे का इम्कान बल्कि उसके और भी बहुत से आदमी शारिक के हाथों मारे जा चुके हैं। वो शारिक को देते हुए गोली तो मार सकता है लेकिन उससे दोस्ती नहीं करेगा। वैसे भी मजीदा एक बहुत छोटा आदमी है, वो इसे दुश्मनी मोल देना पसंद नहीं करेगा। फिर भी इन लोगों पर निगाह रखनी चाहिए, शफकत ने मशवरा दिया। हाँ, अपने इत्मीनान के लिए ऐसा किया जा सकता है, हाजी बोला। उसी वक्त फोन की घंटी बजी। हाजी ने पहले घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 4 बज रहे थे। उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। मैं नमूद चीमा बोल रहा हूँ हाजी साहब। दूसरी तरफ से हेलो के जवाब में कहा गया। मुझे अभी इतला मिली है कि मुझे भी इतला मिल चुकी है। हाजी ने उसकी बात काट दी। अच्छा हुआ तुमने फोन कर दिया। तब वो पुलिस की तहवील में है और उसने पुलिस को बता दिया कि वो डेरा मेरा है। अगर बात मंजर आम पर आ गई तो मेरे खिलाफ मजीद हंगामा खड़ा होगा। तुम उस इलाके के एसपी से बात करके ताफू को वहां से निकाल लो। ये ताफू कौन है हाजी साहब? दूसरी तरफ से पूछा गया। डेरे पर रहता था, मेरा कारिंदा है, हाजी ने जवाब दिया। मैं भी एसपी से बात करता हूँ, फिर आपको इतला दूंगा, महमूद ने कहा। मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा, हाजी ने कहकर रिसीवर रख दिया। महमूद असम्बली का मेंबर था। उसे असम्बली तक पहुंचाने में हाजी का ये हाथ था। हाजी ने पहले उसे इलाके में मुतारफ कराया। उसके हाथों इलाके के लोगों के बहुत से मसाइल हल करवाए थे जिन पर हाजी ने पैसा पानी की तरह बहाया था। उस वक्त दूसरे सियासी लीडर भी मैदान में मौजूद थे। 2-3 तो ऐसे थे जिन्होंने सियासत को अपनी मेरास बना लिया था। वो लोग भी असम्बलियों में थे। लोग अपने मसाइल लेकर उनके पास जाते तो उन्हें टाल दिया जाता। उन सियासतदानों को सिर्फ अपना जाती मफाद अजीज था और उस करीब वो हुकूमत के आला उहदेदारों से जोड़ तोड़ करते ही रहते थे। लेकिन आवाम के उन नुमाइंदों को आवाम और उनके मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसे में महमूद सामने आया। वो अपनी जेब से पैसा खर्च करके लोगों के मसाइल हल कर रहा था। इलाके में जगह जगह लगे हुए गंदगी के ढेर उसने साफ करवाए। कुछ गलियों में ईंटों के फर्श लगा दिए। बहुत से इलाकों में पीने के पानी का मसला हल करवाया। लोग ये नहीं जानते थे कि इन सारे कामों के पीछे हाजी अब्दुल्ला जैसे स्मगलर का हाथ है। वो तो सिर्फ महमूद को जानते थे जो पैसा खर्च करके उनके मसाइल हल कर रहा था। वो जवान आदमी था और उसमें काम का जज्बा भी था। और जब महमूद इलेक्शन में खड़ा हुआ तो लोगों की अक्सरियत ने उसे वोट दिए। महमूद की इलेक्शन की मुहिम पर भी हाजी ने रुपया पानी की तरह बहाया। वोट खरीदने के लिए घर घर जाकर नोट बांटे गए। और जब इलेक्शन का रिजल्ट सामने आया तो महमूद खुशी से नाच उठा था। उसका हरीफ उस इलाके का पुराना और भाग सियासतदान था। क्या में पाकिस्तान के बाद से अब तक असम्बली में ये सीट उसी के खानदान में चली आ रही थी। वो या उस खानदान की बोरूसी सीट बन गई थी और अब पहली मर्तबा उस खानदान को शिकस्त हुई थी और यह सीट उड़ते हाथों से निकल गई थी। लोग महमूद को अपना हमदर्द गमगुसार समझते थे, लेकिन बहुत जल्दी यह बात सामने आ गई कि महमूद भी खिदमत का जज्बा लेकर नहीं आया था।
उसने लाखों रुपए बिला वजह खर्च नहीं दिए थे, वो भी एक के शो बनाने के चक्कर में था। और सबसे बढ़कर वो हाजी अब्दुल्ला जैसे स्मगलर को तहफ्फुज़ फराहम कर रहा था। अखबारात जब भी हाजी के खिलाफ कुछ लिखते, असम्बली में जब भी हाजी अब्दुल्ला की गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ आवाज उठती, महमूद और उस जैसे जरखरीद नुमाइंदे हाजी अब्दुल्ला के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते और बात को असम्बली की दीवारों के अंदर ही खत्म कर दिया जाता। इस तरह हाजी को बड़े अफसरों से लेकर वजीरों पर भी गिरफ्त हासिल थी। जो लोग उसके नमकवार थे वो उसके गैर कानूनी कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे थे और उसके खिलाफ एहतजाज करने वाले आवाम पर लाठी चार्ज किया जा रहा था। 5 बजे के करीब महमूद की कॉल आ गई। हाँ, क्या हुआ? हाजी ने उसकी आवाज सुनते ही पूछा। टापू को वहां से निकालना बहुत मुश्किल है हाजी साहब, बात बहुत ऊपर तक पहुंच चुकी है। पुलिस और हुकूमत के आला तरीन अफसरान इस वक्त भी वहां कैंप लगाए हुए हैं और सूरत हाल पर गौर कर रहे हैं। महमूद ने जवाब दिया। क्या बकवास कर रहे हो? हाजी दाड़ा, हराम खोर हो तुम सब। मैंने करोड़ों रुपए खर्च करके तुम लोगों को असम्बलियों तक पहुंचाया है, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? एक मामूली सा काम नहीं कर सकते? ये पुलिस के इंस्पेक्टर की सतह का काम था। क्या तुम्हारे पास इतने इख्तियारात भी नहीं कि एक आदमी को पुलिस की तहवील से ही निकाल सको? बात बहुत ऊपर तक पहुंची थी हाजी साहब, महमूद ने जवाब दिया। हीरोइन के जहरीले धुएं से मुतासर होने वाले 20 लोगों को मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में पहुंचाया जा चुका है। हुकूमत के तमाम बड़े बड़े अफसरान वहां मौजूद है और टाफू के बयान से ये बात साबित हो चुकी है कि वो डेरा आपका था और वहाँ हीरोइन आपने जमा कर रखी थी। आग तो मैंने नहीं लगाई थी, हाजी चीखा। असल मुजरिम को तलाश करने की बजाय वजह निशाना क्यों बनाया जा रहा है? इसलिए कि वो गोदाम आपका था, महमूद ने जवाब दिया। हमने कदम कदम पर आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, असम्बली में आपके खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाया, लेकिन अब सूरत हाल बहुत ही संगीन हो चुकी है। आपके खिलाफ हुकूमत के पास इतने सबूत जमा हो चुके हैं कि अब हमारे लिए आपका दिफा करना बहुत मुश्किल हो गया है। क्या आप बकवास कर रहे हो हाजी दाड़ा? तुम्हारी ये जुर्रत बुद्धि इस तरह का जवाब दे सको? तुम आज जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो। अगर मैं चाहूं तो चंद रोज में तुम्हें सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर कर सकता हूं। वो खामोश हो गया। उसे अचानक ये एहसास हुआ था कि दूसरी तरफ से लाइन बेजान हो चुकी है। उसने रिसीवर पटक दिया और उठकर कमरे में टहलने लगा। शफकत खामोश बैठा हाजी की तरफ देख रहा था। उसे समझने में देर न लगी कि महमूद से कोई ऐसी बात हुई है जिससे हाजी बिफर गया था। इस मौके पर उसने कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा और उठकर खामोशी से कमरे से बाहर चला गया। हाजी अब्दुल्ला बुरी तरह तिलमिलाया हुआ था। उसका बस नहीं चल रहा था कि एक एक को कच्चा चबा जाए। उसके अपने उसका हुक्म मानने से इनकार कर रहे थे। महमूद को उसने फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचाया था और अब वही उसके सामने अपनी बेबसी जाहिर करके उसका हुक्म मानने से इनकार कर रहा था। तकरीबन 6 बजे के करीब टेलीफोन की घंटी दोबारा बजी। हाजी ने लपक कर रिसीवर उठाया। अब क्या है? वो दाड़ा। लगता है बहुत गुस्से में हुआ हाजी साहब। दूसरी तरफ से एक निजवानी आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम? हाजी चौंक गया। समीना। दूसरी तरफ से पुरसुकून लहजे में कहा गया। मेरा तो ख्याल था कि इस वक्त तक तुम फादर खाने में पहुंच चुके होगे, लेकिन लगता है बड़े मजबूत अजाब के मालिक हो। कोई बात नहीं, एक आध कार्रवाई और सही, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाजी ने दांत रगड़ते हुए कहा। तुम मेरे हाथ आ जाओ, तुम्हें कुत्तों से निचवा दूंगा, तुम्हारी बोटियां चीलों और गिद्धों को खिला दूंगा। तुम बस थोड़ी सी कसर रह रही है तुम्हारे पागल होने में, दूसरी तरफ से कहा गया। और हाजी को समीना के कह के की आवाज बेस सुनाई दी। फिक्र बात करो, बस चंद रोज की बात है। तुम या तो पागल खाने में नजर आओगे या सड़कों पर। बंद करो ये बकवास। हाजी धाड़ा। मैंने तुम्हें सिर्फ ये सुनाने के लिए फोन किया कि अपने तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद तुम हमारा सुराग नहीं लगा सके और हम तुम्हारे दूसरे अड्डों की तलाश में हैं जिनका सुराग हम जल्दी लगा लेंगे। और उसके बाद तुम्हारी बारी आई थी। तुम तब पहुंचने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तुम्हारे उस ठिकाने का इल्म जहां तक तुम बैठ रहे हो, तुम्हारे बाल बहुत ही करीबी आदमियों को भी नहीं, लेकिन हमें तुम्हारी तमाम नकलो हरकत का इल्म है। इसका यकीन तुम इस बात से नहीं कर सकते हो कि मैं इसे तुमसे फोन पर माफ कर रही हूँ। तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकती। हाजी चीखा। इसकी फिलहाल मैं जरूरत भी नहीं समझती, समीना ने जवाब दिया। और जब हम तुम्हारी गर्दन पर हाथ डालना चाहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें तुम्हारे करीब आने से नहीं रोक सकेगी। फिलहाल खुदा हाफिज। दूसरी तरफ से फोन बंद हो गया। हाजी ने भी रिसीवर पटक दिया और दरवाजे की तरफ मुड़कर चीख कर शफकत को पुकारने लगा। शफकत के दरवाजे जाग रहे थे, लेकिन शफकत सो गया था। उसकी बीवी ने उसे झुंझोड़ कर जगाया। वो आंखें मलता हुआ हाजी के कमरे में पहुंच गया। क्या हुआ हाजी जी? उसकी आवाज में नींद का खुमार था। समीना था, फोन आया था। हाजी हो रहा है। समीना था? शफकत उछल पड़ा। समीना का नाम सुनकर उसकी नींद काफूर हो गई और दिमाग में धमाके होने लगे। हाँ, समीना का। हाजी बाड़ा। उसने धमकी दी है कि वो लोग जब चाहें मुझे भी खत्म कर सकते हैं। उसे ये भी मालूम है कि मैं इस सब यहाँ छुपा हुआ हूँ। यहाँ फोन करने का मतलब है कि वो सब कुछ जानती है। ये मालूम करो कि यहाँ मेरी मौजूदगी के बारे में किस किस को इल्म है
उनमें से जिस पर गद्दारी का शुबा हो उसे गोली से उड़ा दो। जाओ यहाँ से दफा हो जाओ, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो। शफकत कुछ कहे बगैर हाजी के कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गया। उसकी बीवी फौरन उसके पीछे पहुंच गई। क्या हुआ, ये क्यों चीख रहा है, उसकी बीवी आयशा ने पूछा। वो एक सीधी सादी औरत थी, उसे आज तक ये मालूम नहीं हो सका था कि उसका शोहर किन कामों में फंसा हुआ है। हाजी के बारे में भी वो कुछ नहीं जानती थी। उसने हाजी का सिर्फ नाम सुना था और यह नहीं जानती थी कि उसके डर में जो शख्स मेहमान बनकर रह रहा है ये वही हाजी है जिसके सिराव पूरे शहर में मुजाहरे हो रहे हैं। 4-5 रोज पहले जब हाजी यहाँ आया था तो शफकत ने उसे बताया था कि उसका एक जमींदार दोस्त है, ये एक मुकदमे की पेशी के सिलसिले में शहर आया हुआ है और गायर से बाहर इसलिए नहीं निकलता कि उसे अपने मुखालफिन से जान का खतरा है। उनका मकान 2 हिस्सों में तकसीम था। हाजी जिस कमरे में रहाइश पजीर था वो बिल्कुल अलग थलग था। शफकत की बीवी ने उस तरफ कभी झांका तक नहीं था, उसे कभी हाजी की आवाज भी सुनाई नहीं दी थी। लेकिन आज तो वो रात 2 बजे से बार बार चीख कर पुकार रहा था। कोई खास बात नहीं है, शफकत ने आयशा की तरफ देखते हुए कहा। उसका मुकदमा कुछ कमजोर पड़ता जा रहा है, इसलिए आज रात सो नहीं सका। रात 2 बजे उसके वकील ने इतला दी थी कि उसके अपने आलमी टूट कर उसके मुखालफिन से जा मिले हैं और अभी कुछ देर पहले फिर वकील का फोन आया था कि उसका कोई अहम तरीन गवाह उसके खिलाफ दवाई देने को तैयार हो गया है। इसीलिए वो गुस्से में चीख रहा था। वैसे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं परेशान क्यों ना हूँ, आयशा ने जवाब दिया। घर में जवान बेटियां हैं, मैं भी गाँव की रहने वाली हूँ, जमींदारों को चितना समझती हूँ। उनकी आपस की मुकदमे बादी में घर के घर तबाह हो जाते हैं और तो कुछ नहीं होता, मारे जाते हैं तो उनके मजदूर या दोस्त। देखो शफकत उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, तुम्हारे दोस्त यहाँ आते रहते हैं, ना मैं कभी किसी के सामने गई हूँ और ना मैंने कभी किसी के आने पर कोई एतराज किया है। लेकिन जब से तुम्हारा जमींदार दोस्त आया है फिर परेशान सी रहने लगी हूँ। मेरा तो मशवरा है कि एक आध दिन में इसे यहाँ से चलता करो। अगर तुम्हें अपना ख्याल नहीं तो मेरा ख्याल ही कर लो, अपनी जवान बेटियों का ही ख्याल कर लो। बात यह है आयशा, शफकत ने जवाब दिया, जब हम पर बहुत बुरा वक्त आया था और हम एक वक्त की रोटी को मोहताज हो गए थे तो मेरा यही दोस्त काम आया था। तुम जानती हो हम खोली नुमा मकान में रहते थे, उस खोरी का किराया देने की उनमें ताकत नहीं थी। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने इसी जमींदार दोस्त हाजी की वजह से। वैसे तुम ठीक कहती हो, घर में जवान बेटियां हैं, मैं इन लोगों के झगड़ों में नहीं फंसना चाहता, लेकिन इसे खरा सा जवाब भी नहीं दे सकता। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि किसी बहाने से आज ही इसे यहाँ से चलता करूं, हम सबका फायदा इसी में है। आयशा बोली, महल्ले वालों को भी अब बातें बनाने का मौका मिल रहा है। हमारी प्रोसर फातिमा कल मुझे पूछ रही थी कि ये कैसा मेहमान है, 24 घंटे घर में घुसा रहता है और बाहर निकलता ही नहीं। ठीक है, मैं आज उसे रुखसत कर दूंगा, शफकत ने जवाब दिया और अलमारी से कपड़े निकालने लगा। कहीं जा रहे हो, आयशा ने पूछा। हाँ, एक बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, दोपहर तक वापिस आऊंगा। तुम लड़के के हाथ हाजी साहब को नाश्ता भिजवा देना, शफकत ने कहा। तुम भी नाश्ता करके जाना, मैं बानो से कहती हूँ पहले तुम्हें नाश्ता बना दे, आयशा कहती हुई कमरे से निकल गई। शफकत अपनी जगह पर खड़ा सोचता रहा, वो बीवी की बातों पर गौर कर रहा था। आयशा ठीक ही कहती थी, उनकी 3 जवान बेटियां हैं, 2 कॉलेज में और 1 स्कूल में पढ़ती है। उस महल्ले में बड़ी शराफत से जिंदगी वो गुजार रहा था। लोग उसके बारे में सिर्फ इतना जानते थे कि वो बिजनेसमैन है, वो इसकी इज्जत करते थे। और शफकत ने यह अक्लमंदी की थी कि अपने उस काले धंधे को उसने घर से दूर ही रखा था। उसने बीवी को कभी नहीं बताया था कि वो क्या करता है और ना ही बीवी ने कभी उससे कुछ पूछा था। और हाँ, इस जिंदगी में पहली मर्तबा उसे सूरत की नजाकत का एहसास हुआ। उसे हाजी अब्दुल्ला के लिए बड़े बड़े काम किए थे, शारिद से भी उसके ताल्लुकात रहे थे। और शारिद के अफगानिस्तान जाने के बाद हाजी ने जब उसकी माँ और बहन से कोठी छीनने का फैसला किया था तो शफकत ने हाजी को इस काम से रोकना चाहा था, लेकिन हाजी ने बात नहीं मानी और शारिद की माँ और बहन को धक्के देकर कोठी से निकलवा दिया था। अफगानिस्तान से वापस आने के बाद शारिद को जब सूरत हाल का इल्म हुआ तो उसने हाजी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर दी। शारिद के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई करना तो क्या, हाजी अभी तक ये पता नहीं चला सका था कि शारिद और समीना हैं कहाँ। हाजी बार बार ठिकाने बदल रहा था, लेकिन वो हमावत शारिद की निगाहों में था। शारिद को अब ये भी मालूम हो गया था कि हाजी उसके घर में छुपा हुआ है। शफकत दरअसल हद के नमक अदा कर रहा था, लेकिन आज बीवी की बातों ने उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। क्या हाजी हारा हुआ घोड़ा है? और शफकत के ख्याल में हारे हुए घोड़े पर शर्त लगाना अक्लमंदी नहीं थी। उसने चश्मे तसव्वुर से आने वाले कल की तस्वीर भी देख ली थी। महमूद को हाजी ने असम्बली तक पहुंचाया था, वो हाजी के पैर चाटा तरता था, लेकिन आज उसने भी हाजी की कोई मदद करने से इनकार कर दिया था। शारिद और समीना की कार्रवाइयां तेज थी। दूसरी तरफ अवामी दबाव से हुकूमत भी हाजी के खिलाफ कार्रवाई का प्रोग्राम बना रही थी। इन हालात में अक्लमंदी का तकादा तो यही था कि हाजी से अलहदगी इख्तियार कर ली जाए, लेकिन वो हाजी से इस तरह अलग नहीं होना चाहता था कि उसे शुबा हो सके कि वो उसका साथ छोड़ रहा है। बहुत सोच विचार के बाद उसके ज़हन में एक तरतीब आई और उसने उस पर अमल करने का फैसला कर लिया।
शफकत अपने ख्यालात से उस वक्त चौंका जब उसकी बड़ी बेटी बानू उसके लिए नाश्ता लेकर आ गई। वो नाश्ता कमरे में पड़ी हुई छोटी मेज पर रख रही थी और शफकत बड़ी गहरी नजरों से उसे देख रहा था। अब्बू, नाश्ता। बानू ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। हाँ बेटी, शफकत ने कहा और मेज के सामने कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लगा। नाश्ता खत्म करने के बाद उसने कपड़े बदले और 8 बजे के करीब हाजी से मिले बगैर घर से निकल गया। शफकत ने आयशा से कहा था कि वो दोपहर तक वापस आ जाएगा, लेकिन उसकी वापसी शाम 6 बजे के करीब हुई। वो सिर्फ चंद मिनट के लिए घर में आया था और फिर उस शीशे में चला गया जहां हाजी रहाइश पजीर था। वो दोनों देर तक बातें करते रहे। इसी दौरान दोनों ने कई मरतबा कई जगहों पर फोन किए थे। रात 9 बजे के करीब पजेरो दरवाजे पर आकर रुकी। काल वैल बजने पर दरवाजा शफकत ही ने खोला। उस वक्त गली में कुछ लोगों की आमदोरफ्त थी। शफकत पजेरो से उतरने वाले दो आदमियों से इस तरह गर्मजोशी से मिला जैसे उसके बहुत करीबी और गहरे दोस्त हों और ये मुलाकात बहुत अरसे बाद हुई हो। वो उन्हें अंदर ले आया। वो दोनों तकरीबन 10 मिनट तक हाजी से बातें करते रहे और जब वो वापस जाने लगे तो हाजी अब्दुल्ला भी उनके साथ था। पजेरो चली गई। शफकत दरवाजे के सामने खड़ा था। उसने इत्मीनान का गहरा सांस लिया और अंदर आ गया। वो अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था, जैसे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। मुबारक हो भाई, हाजी अब्दुल्ला वसे ढुरे वाले मकान से भी भाग गया। ये बात इंस्पेक्टर उस्मान ने कही थी, जो अभी अभी अंदर दाखिल हुआ था। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे और वो सब लोग लाउंज में बैठे टीवी पर आने वाला ड्रामा देख रहे थे। शमीना ने जल्दी से उठकर टीवी बंद कर दिया और उस्मान के सामने बैठती। तफसील से बताओ, वो किस वक्त वहां से गया और कहाँ गया है? वो रात 9 बजे के लगभग वहां से गया है, उस्मान ने जवाब दिया। 10 बजे के करीब बिजली शाह में परवान की दुकान से पान बनवा रहा था। मेरा इरादा इसी तरफ आने का था और तुम लोगों के लिए पान बनवा रहा था कि शफकत भी वहां आ गया। उसके साथ गाड़ी में उसकी बीबी और बेटियां भी थी। वो शायद उन्हें सैर कराने निकला था और पान लेने के लिए रुक गया था। मुझे देखकर वो गाड़ी से उतर आया। वहां मुझे कुछ बदला बदला सा लगा था। उसकी बातों से अंदाजा हुआ कि वो हाजी अब्दुल्ला से कुछ बदगुमान है। मैंने उसे ये दरियाफ्त किया था कि वो तो हाजी का बहुत करीबी साथी है। उससे मुलाकात हो तो मेरी उसे सिफारिश कर देगा, अब तो मुझे माफ कर दे। उसके एक टेलीफोन पर मेरी मुलाजमत बहाल हो सकती है और तुम लोग जानते उसने क्या जवाब दिया था? उसने जवाब तुम्हें दिया था। हम कैसे जान सकते हैं? समीना मुस्कुराई। उसने कहा था कि हाजी 9 बजे तक तो उसके घर पर था, लेकिन उसने उसे चलता कर दिया और अभी उसे भी पता नहीं कि वो कहाँ गया है। उसके बाद वो अजीब सी बातें करने लगा। उसने अपनी जवान बेटियों का भी जिक्र किया। उसकी बातों से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वो हाजी से बदगुमान हो रहा है और उससे अलग होना चाहता है। गुड। समीना ने उसके खामोश होने पर कहा। लोग चिढ़ते सूरज की पूजा करते हैं। हाजी अब्दुल्ला का सवाल शुरू हो चुका है। शफकत पहला आदमी है जिसके बारे में तुमने ये अंदाजा लगाया है कि वो हाजी को छोड़ रहा है, और मुझे यकीन है कि चंद रोज के अंदर अंदर उसके सारे आदमी भाग जाएंगे। लेकिन हम हाजी को चैन से नहीं बैठने देंगे। उसके जो अड्डे हमारी नजरों में आ चुके हैं उन्हें तो हम हर हाल में तबाह करेंगे। वो चंद दमों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी। अब तुम्हें 2 काम करने हैं। पहले नंबर पर यह मालूम करना है कि हाजी का नया अड्डा कहां पर है, और दूसरे नंबर पर बंद रोड वाले ठिकाने के बारे में पूरी मालूमात हासिल करनी है। ये काम ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन में हो जाना चाहिए। हो जाएगा, इंस्पेक्टर उस्मान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, एक बात और बताना चाहता हूँ जो सबसे अहम है। वो क्या? समीना ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। मुझे बड़े जोर की भूख लग रही है, उस्मान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? बीबी ने आज खाना नहीं दिया? शारक बोला। मैंने उसे चंद रोज के लिए गाँव भेज दिया है, उस्मान ने कहा। आज दिन में हाजी का 2 दिन आदमियों से भी मुलाकात हुई थी। उनकी बातों से मैंने अंदाजा लगाया कि हाजी को अपने बाद आदमियों पर शुबा हो गया है कि वो शारक के लिए मुखबरी कर रहे हैं। वो सकता है मेरा नाम भी उन मशकूक अपराध की फहरिस्त में हो, इसलिए मैंने आज ही अपनी बीवी बच्चों को गाँव भेज दिया है। हाजी जैसे आदमी को कोई भरोसा नहीं। मुझ पर शुबा होने की सूरत में वो मेरे बीवी बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। अच्छा किया तुमने, समीना ने कहा। शाहपरी की तरफ देखते हुए बोली, तुम सालन गर्म करो, मैं आकर 2 रोटियां पका देती हूँ। तकरीबन आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर उस्मान खाना खा रहा था। उसके साथ ही आज की सूरत-ए-हाल पर भी तबसरे हो रहे थे। आज भी अखबारात ने जमीन में शाये किए। उस्मान उन्हें बता रहा था। बात आला और जिम्मेदार अफसरों के ऐसे बयानात भी शाये हुए हैं जिनसे अंदाजा होता है कि हुकूमत अब हाजी अब्दुल्ला के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का इरादा रखती है। हुकूमत जरूर कार्रवाई करेगी, समीना ने कहा, लेकिन उससे पहले हम अपनी कार्रवाई मुकम्मल करेंगे और उसे इस काबिल ही नहीं छोड़ेंगे कि वो कोई मुजाहबत कर सके। ये बात शारिक ने कही थी। मुजाहबत करने के काबिल तो वो अब भी नहीं। वो तो छुपने के ठिकाने तलाश करता फिर रहा है, उस्मान ने कहा। नहीं, उसे कमजोर मत समझो, शारिक बोला। दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो, और हाजी अब्दुल्ला जैसा बक्कार दुश्मन, उसमें अभी बड़ा दम है। उसके आदमी असम्बली में बैठे हुए हैं। पुलिस और सरकारी महकमों में उसके नमक खवार मौजूद हैं। अगर किसी शरीफ और दयानतदार अफीसर ने उसके खिलाफ किसी कार्रवाई की बात की है तो इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं तो उसके खिलाफ वाकई ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी और उसे पकड़कर सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, उसमें अभी बड़ा दम है।
तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें।